प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। पहाड़ी आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे 10 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे लाखा खां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति ने पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया इन्हें। ये मांगणियार समाज के सारंगी वादक हैं। यह राणेरी गांव फलोदी जोधपुर के रहने वाले हैं। उपयुक्त सभी कथन सही है। पूछा गया है लाखा खां के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो लाखा खां को राष्ट्रपति ने पद्म श्री अलंकरण से सम्मानित किया, तो विकल्प ए जो है वो सही नहीं है। और इसके अतिरिक्त मांगणियार समाज के सारंगी वादक है, ये फलोदी जोधपुर के रहने वाले हैं। और लाखा खां के साथ दो अन्य राजस्थान की विभूतियों को भी पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया, श्याम सुंदर पालीवाल और अर्जुन सिंह शेखावत। श्याम सुंदर पालीवाल पिपलात्री राजसमंद के हैं और इन्होंने सामाजिक कार्य बेहतर तरीके से किया। 2006 में जल जंगल में बेटी बचाओ अभियान चलाया और इन्होंने एक समाज की दिशा में, एक सामाजिक मैसेज देने की दिशा में गांव में बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने का भी एक अभियान चलाया। श्याम सुंदर पालीवाल ने सामाजिक कार्य के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया। अर्जुन सिंह शेखावत को साहित्य की क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया और ये पाली के रहने वाले थे। तो 3 राजस्थान की विभूतियों को पद्मश्री अलंकरण से नवाजा गया। लाखा खां कला के क्षेत्र में, अर्जुन सिंह शेखावत साहित्य क्षेत्र में और श्याम सुंदर पालीवाल को सामाजिक कार्य या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नवाजा गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की राजनीतिक स्थिति पर विचार करने के लिए भारत की मेजबानी में NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी स्तरीय दिल्ली डायलॉग का आयोजन किया गया? तो ये जो आयोजन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय दिल्ली डायलॉग का, अफगानिस्तान की पॉलिटिकल जो सिनेरियो बन रहा है, अफगानिस्तान में जो फेरबदल हुआ है तालिबान के आने के बाद, उसके लिए अफगानिस्तान के बारे में ये डायलॉग स्थापित किया गया। और दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ अफगानिस्तान एक घोषणा पत्र भी निकल के आया और उस घोषणा पत्र में अफगानिस्तान का भविष्य कैसा हो, अफगानिस्तान की राजनीति कैसी हो, ये सारी बातें थी। 8 देशों ने इस समिट में भाग लिया, जिसमें भारत, रूस, ईरान और साथ ही साथ 5 मध्य एशियाई देश शामिल थे। 5 मध्य एशियाई देश शामिल थे। और जब मध्य एशियाई देश बोला जाता है तो हमें यह समझना चाहिए कि तान जो कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी जो 5 देश हैं मध्य एशिया गणराज्य के देश कहलाते हैं। तो कुल मिला के 8 देशों ने इस समिट में भाग लिया कि अफगानिस्तान का फ्यूचर कैसा हो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लेट्स स्कीम को बहाल किया है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रति सांसद कितनी धनराशि दी जाती है? तो कोरोना के कारण 2 साल के लिए इस योजना के तहत जो धनराशि MP को दी जाती थी, सांसद महोदय को दी जाती थी, उनको स्थगित किया गया, लेकिन फिर से इसको बहाल कर दिया गया है। और MP लेट्स के तहत 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रति सांसद को दी जाती है, ताकि वो अपने क्षेत्र में सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण कर सके। क्या कर सके? सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण कर सके, आधारभूत ढांचों का निर्माण कर सके। 1993 से ये स्कीम चल रही है। 1993 से ये स्कीम चल रही है और इसके नोडल मंत्रालय अगर हमसे पूछा जाए तो इस योजना का नोडल मंत्रालय है सांख्यिकी क्रियान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी क्रियान्वयन मंत्रालय 1993 से ये स्कीम चल रही है। उद्देश्य इसका है आधारभूत ढांचे का निर्माण करना और प्रति वर्ष प्रति सांसद 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक हासिल की? काफी इंपॉर्टेंट है। COP26 की पृष्ठभूमि में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित हुई और भारत के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा कमिटमेंट किया कि भारत 2070 तक क्या करेगा,
शून्य नेट कार्बन का उत्सर्जन करेगा। शून्य नेट कार्बन का उत्सर्जन करेगा यानी उतना ही कार्बन उत्सर्जित करेगा जितनी हमारी क्षमता है कार्बन को अवशोषित करने की। शून्य नेट कार्बन की धारणा हमने 2070 तक प्राप्त करना है। उस दिशा में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो रैंक है उसमें भारत ने टॉप 10 में जगह बनाई है और 10वीं रैंक हासिल की है। लगातार तीसरी बार ये हमने कर दिखाया है। इसके बारे में देखें, ये रिपोर्ट जो जारी करने वाली संस्था है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। 3 जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। 4 आधारों पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा का कितना स्रोत निर्माण हो रहा है, ऊर्जा उपभोग कितनी हो रही है, उस देश की पर्यावरण पॉलिसी क्या है और उस देश के द्वारा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितना किया जा रहा है। तो 10वीं रैंक भारत ने हासिल की है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें हम, स्पेसक्राफ्ट फाल्कन 9 रॉकेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया। फाल्कन 9 रॉकेट किसके द्वारा विकसित किया गया, नासा, इसरो, स्पेस एक्स, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो फाल्कन 9 रॉकेट जो है वो अमेरिका की प्राइवेट एक निजी एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स, इसके द्वारा विकसित किया गया है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की ये एजेंसी है और इसने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे कि एक साथ सर्वाधिक सबसे ज्यादा उपग्रह लॉन्च किए हैं, इसरो का रिकॉर्ड भी इसने तोड़ा है। और साथ ही साथ इसका हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से अभी इन्होंने 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे हैं, उनमें से भारतीय मूल के राजाचारी भी थे। अंतरिक्ष यात्री राजाचारी भी थे जो अंतरिक्ष में गए हैं। हाल ही में प्रमोद चंद्र मोदी चर्चा में रहे क्योंकि इन्हें राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया। राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया प्रमोद चंद्र मोदी को। एकीकृत लोकपाल योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। एकीकृत लोकपाल योजना 12 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा आरबीआई आईओएस यानी कि इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम्स लॉन्च की गई। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये योजना आरबीआई की मौजूदा 3 लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करती है। तो आरबीआई की जो लोकपाल की 3 स्कीम्स हैं उसको मिलाकर उसका मिश्रण करके एक योजना बनाई गई है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और इस योजना के तहत कोई भी जो खाता धारक होगा देश के किसी भी हिस्से से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो बेसिकली जो ये स्कीम है वो है बैंकिंग सेक्टर से संबंधित। अगर कोई जो खाता धारक है उसे कोई प्रॉब्लम्स होती है वो अपनी शिकायत देश के किसी भी हिस्से में कर सकता है। इस स्कीम का मेन मोटो यही है। तो इस स्कीम का आप कह सकते हैं कि उद्देश्य है वित्तीय समावेशन और जो वित्तीय क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका तीव्र गति से समाधान करना है। उपरोक्त सभी कथन सही है। और इस स्कीम के साथ 12 नवंबर 2021 को एक और स्कीम रिटेल डायरेक्ट स्कीम भी प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई। तो 2 स्कीम को लॉन्च किया गया 12 नवंबर 2021। बैंकिंग सेक्टर से संबंधित ये स्कीम्स है। एकीकृत लोकपाल योजना ये बैंकिंग शिकायत से संबंधित है। और जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है इस स्कीम के तहत क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है और लाभ प्राप्त कर सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण स्कीम है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। अभ्यास गरुड़, अभ्यास वरुण, अभ्यास शक्ति, इनमें से किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य होने वाले युद्धाभ्यास है। तो गरुड़, वरुण और शक्ति का जो जिक्र है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। भारत और फ्रांस के बीच में होने वाले ये 3 प्रमुख युद्धाभ्यास है। भारत और फ्रांस के बीच में 3 द्विवार्षिक प्रशिक्षण युद्धाभ्यास होते हैं। अगर अभ्यास गरुड़ की बात करें तो वायुसेना का है ये। अभ्यास वरुण की बात करें तो नौसेना का है ये। अभ्यास शक्ति है थल सेना का। तो 3 गरुड़, वरुण और शक्ति भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में होने वाले। इनमें से किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया जाएगा। सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, पीआर सीजेस, प्रमोद भगत। तो बैडमिंटन पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। हालांकि
सुमित अंतिल को भी मिलेगा, मनीष नरवाल को भी ध्यानचंद पुरस्कार मिलेगा और PR श्रीजेश को भी मिलेगा। लेकिन प्रश्न पूछा गया है पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, तो प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी भी है और इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिलेगा। और सुमित अंतिल की हम बात करें तो ये एथलेटिक्स से जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मनीष नरवाल की बात करें तो इन्होंने पैरा शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। और PR श्रीजेश की बात करें तो ये भारतीय हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी गोलकीपर है। हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किए गए। अब इनका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया और पहली बार इस नाम से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। कुल 12 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिल रहा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिल रहा है। अर्जुन पुरस्कार मिल रहा है जो एक खेल पुरस्कार ही है। अगर हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें 12 खिलाड़ियों को मिलेगा। इनमें से अगर हम बात करें पैरा ओलंपिक्स में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते उन 5 खिलाड़ियों को मिलेगा, और ओलंपिक्स में जिन्होंने मेडल जीता है उन्हें भी मिलेगा। और इसके अतिरिक्त 2 खिलाड़ी हैं जिसमें मिताली राज क्रिकेट जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाए हैं क्रिकेट महिला क्रिकेट के इतिहास में, और सुनील छेत्री फुटबॉल में इनको मिलेगा। सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग इन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। अवनी लखेरा राजस्थान की है पैरा शूटिंग। रवि कुमार दहिया कुश्ती में इन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता था। PR श्रीजेश की बात करें हॉकी टीम के थे और हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। कृष्णा नागर ये भी राजस्थान के पैरा बैडमिंटन। लवलीना बोरगोहाइन मुक्केबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। नीरज चोपड़ा एथलीट भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलने वाला है। लास्ट अंतिम प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आज हमने 10 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात की। क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।